हेलो एवरीवन, सॉरी बच्चों 5 मिनट का ब्रेक था। चलिए कोई बात नहीं, फिर से स्टार्ट करते हैं। जो जो पढ़ा रही हूँ ध्यान से कर लो, ठीक है। हम यहाँ पर थे। कंपनी का मैंने आपको क्या बताया कि इंडियन कंपनी तो हमेशा रेजिडेंट होगी ही होगी। फॉरेन कंपनी में क्या देखोगे आप? फॉरेन कंपनी मतलब जो फॉरेन में रजिस्टर्ड है। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, अगर इंडिया में आ गया तो रेजिडेंट, आउटसाइड इंडिया आया तो नॉन रेजिडेंट, ठीक है। ओके, नाउ वी नो हु इज। चलिए, रेजिडेंशियल स्टेटस बेसिक कंडीशन क्या है? अगर रेजिडेंट इवन इफ वन बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड, अगर एक बेसिक कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो जाती है तो वो क्या हो गया? रेजिडेंट हो गया। ओके, उसके बाद कई बच्चों का क्वेश्चन आया था मेरे पास कि मैम अगर वो रेजिडेंट हो रहा है तो हमें आगे चेक करना है क्या? यस, 110% चेक करना है। अगर वो बेसिक कंडीशन एक फुलफिल कर देता है तो फिर आगे जाना। एडिशनल अगर बोथ कर देता है तो क्या हो जाएगा? ROR, ठीक है। और अगर नहीं कर पाता है तो वो हो जाएगा RNOR। चलिए, बेसिक कंडीशन क्या है? 182 डेज और मोर, ठीक है। ये 60 डेज और मोर। देखो, इन दोनों में से एक कैसे चेक करोगे? पहले देख लेना कि जिस साल का हम चेक कर रहे हैं उस साल में 182 डेज हो गए तो मुझे यहां जाने की जरूरत नहीं है। अगर उसमें नहीं हुए 182 डेज तो मैं उससे पिछले वाले साल में जाऊंगी। तो उसमें अगर 60 डेज और मोर है एंड 365 डेज और मोर इन लास्ट 4 प्रीवियस ईयर, ठीक है। ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, देख लो। एडिशनल कंडीशन, रेजिडेंट फॉर 2 प्रीवियस ईयर एंड लास्ट 10 प्रीवियस ईयर, ये एडिशनल कंडीशन है। एंड स्टे इन इंडिया फॉर 730 डेज और 7 प्रीवियस ईयर। अगर ये दोनों कंडीशन एडिशनल कंडीशन पूरी हो गई तो वो क्या बन गया? ROR बन गया। डे ऑफ एंटरिंग इंडिया एंड डे ऑफ लिविंग इंडिया इज एडेड व्हाइल कैलकुलेटिंग स्टे इन इंडिया, ठीक है। ये याद रखना क्योंकि ये यहाँ पे आगे चल के चेंज होगा। यहाँ पे जो हम चेक करेंगे तो जिस दिन वो इंडिया में आया और जिस दिन इंडिया से गया, दोनों ही हम इंडिया में मान करके चलेंगे। क्रू मेंबर के लिए कुछ डिफरेंट होगा, वहां का देख लेना। 3 केसेस वेयर ओनली बेसिक कंडीशन नंबर 1 इज एप्लीकेबल, यानी कि कौन सी बेसिक कंडीशन? 182 डेज वाली, ठीक है। दूसरी पे जाने की कंडीशन पे जरूरत नहीं है, एप्लीकेबल ही नहीं है तुम्हें। किन के लिए? लिविंग इंडिया, एम्प्लॉयमेंट। देखना, इंडिया से बाहर जा रहा है, एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहा है क्या? क्रू मेंबर इंडियन शिप का है क्या? इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन क्या है? ये मैंने आपको बताया था क्लास में, ठीक है। हु बीइंग आउटसाइड इंडिया विजिट इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, जो इंडियन सिटीजन हो या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो, इन दोनों में से जो हो, वो आउटसाइड इंडिया रह रहा हो, इंडिया में विजिट करता है ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। एंड हिज टोटल इनकम, और उसकी टोटल इनकम। देखो, विजिट करने के लिए आ गया, बाहर रहता था, इंडियन सिटीजन था, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन था, आउटसाइड इंडिया रहता था, इंडिया में विजिट करने आया, और उसकी जो टोटल इनकम है अदर देन फॉरेन सोर्सेज, फॉरेन सोर्सेज को छोड़कर अप टू 15 लाख है। कितना है? सिर्फ 15 लाख, यानी इंडिया से उसने 15 लाख कमा लिए, तो ही कैन बी ROR इफ 182 डेज प्लस बोथ एडिशनल कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, ठीक है। तो उसको हम ROR बना देंगे। चलिए, नोट इन दिस केस स्टे इन इंडिया इज कैलकुलेटेड बाय एक्सक्लूडिंग। इस केस में क्या है? ये मैंने आपको बताया कि चेंज होगा। डेट ऑन विच कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट साइंड ऑन टू डेट साइंड ऑन लीविंग, ठीक है। क्या कह रहा है? इन दिस केस स्टे इन इंडिया कैसे कैलकुलेट करोगे? बाय एक्सक्लूडिंग, इस पीरियड को निकाल दोगे, ठीक है। मान लीजिए वो 2 दिसंबर से 30 जनवरी तक बाहर रहा। किसमें रहा? शिप पे रहा। ये डेट लिखी हुई है, ज्वाइनिंग शिप की ये डेट है 30 जनवरी, ये लिविंग शिप की डेट है। तो इस पीरियड को 365 में से लेस कर देना, फिर जो रिमेनिंग पीरियड बचा वो स्टे इन इंडिया का माना जाएगा। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार गो थ्रू कर लेना। सेकंड बेसिक कंडीशन, ठीक है। अब ये भी एक देख लो, इंडियन सिटीजन है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, जिसकी टोटल इनकम कितनी है अदर देन फॉरेन सोर्स, जो अभी ऊपर बात करी वही बात कर रही हूँ, फॉरेन सोर्स के अलावा, ठीक है। मोर देन 15 लाख, ठीक है। फॉरेन सोर्स के अलावा उसने 20 लाख और 15 लाख से ज्यादा कमा लिए। कैन बी रेजिडेंट, उसे रेजिडेंट बना सकते हैं इन दोनों केसेस में। यहां पे क्या बात कर रही हूं बेटा मैं? वहां पे मैंने क्या बोला था कि वो इंडिया विजिट के लिए आया हो, ठीक है। यहां मैं क्या कह रही हूं? वो रेजिडेंट इन दोनों केसेस में। नॉर्मल ही स्टेज इन इंडिया फॉर मोर देन 182 डेज और मोर, ठीक है। तो 182 डेज और मोर हो गया तो बन ही गया। चेक एडिशनल कंडीशन, ये तो नॉर्मल हो गया। न्यू सेक्शन क्या कहता है? अगर ये वाली कंडीशन है, ये तो नॉर्मल है, देखो इससे तुम्हें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। वो ये कर रहा है नहीं कर रहा है, ये तो नॉर्मल कंडीशन है ही है। मेन बात क्या है? अगर कोई इंडियन सिटीजन है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, 15 लाख से उसने ज्यादा कमाए हैं, कहां? अदर देन फॉरेन सोर्स से, तब क्या कहता है? अगर वो इंडिया में 182 डेज या ज्यादा रहा है एंड 365 डेज या ज्यादा रहा है लास्ट 4 प्रीवियस ईयर में,
नो नीड टू चेक एडिशनल कंडीशन, सिर्फ ये वाली कंडीशन उसकी चेक करोगे और क्या बना दोगे उसे, RNOR। अगर वो 120 दिन रहा, ठीक है, और क्या हुआ 365 डेज या उससे ज्यादा रहा लास्ट प्रीवियस ईयर में, ठीक है, तो हम उसको क्या बना देंगे, RNOR। एडिशनल कंडीशन में नहीं जाएंगे। इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स का क्या मतलब है, जो कि इनकम विच डज नॉट इंक्लूड विच अक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया बट शेल नॉट इंक्लूड, जो अक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया हुआ हो बट उसमें ये नहीं आएगा, क्या, इनकम which are deemed to accrue or arise in India, income derived abroad from business controlled from India, ठीक है, income derived abroad from a profession set up in India। सेक्शन 6(1)(a) डीम्ड रेजिडेंट, ये हमने पढ़ा था, इसको आप अच्छे से एक बार कर लेना। रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ HUF, ये भी नॉर्मल है, कंपनी वाला ही है, ये भी मैंने आपको वहां पे भी स्टार्टिंग में पढ़ाया, ये एक बार गो थ्रू कर लेना। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको करा दिया। स्कोप ऑफ टोटल इनकम, ठीक है, ओके, इसके क्वेश्चंस आपको करने हैं, जो मैंने आपको स्कैनर के कराए थे वो वाले क्वेश्चंस जरूर कर लेना इसके, इनकम वाले। इसमें क्या याद रखना है बेटा, देखो ROR में ज्यादा कुछ चिंता की बात नहीं है, इसकी जितनी भी इनकम कहीं से भी कमाई हो, इसकी इनकम इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी। ROR की इंडियन इनकम एंड फॉरेन इनकम। कौन सी फॉरेन इनकम, जो बिजनेस एंड प्रोफेशन कंट्रोल एंड सेटअप फ्रॉम इंडिया हो। और NR की क्या होगी, ओनली इंडियन इनकम। कहां पे कंफ्यूज हो गए, सिर्फ यहां थोड़ा सा आपको सोचने की जरूरत है, अदरवाइज नहीं है। इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, ठीक है, इनकम विच अक्रू और अराइज इन इंडिया, ये क्या है, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, अक्रू और अराइज इन इंडिया, ये इंडियन इनकम है। अक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया, ये फॉरेन इनकम है, ठीक है। रेजिडेंट, ये क्या है, RNOR, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया और डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, ठीक है। इनकम अक्रू और अराइज, ये इंडियन इनकम मान ली जाएगी। बिजनेस कंट्रोल्ड इन और प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया, PGBP फ्रॉम फॉरेन बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। अगर बिजनेस इंडिया में सेटअप है तो PGBP इनकम है, फॉरेन बिजनेस इनकम मानी जाएगी। नॉन रेजिडेंट, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। नॉन रेजिडेंट की सिर्फ ये दो इनकम इंडिया में मानी जाएंगी। Okay, certain types of income deemed to accrue or arise in India even though they may actually accrue or arise outside India। ये स्पेशल है बेटा, इसको याद कर लेना। इनकम accruing or arising to any assessee in any place outside India whether directly or indirectly, ठीक है। ये क्या कह रहा है, इन इनकम को इंडिया में accrue arise मान लिया जाता है। सैलरी को मान लिया जाता है कब, सर्विस रेंडर्ड इन इंडिया हो, ठीक है, सैलरी पेबल गवर्नमेंट दे रही हो, किसको, इंडियन सिटीजन को, रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया, एम्बेसी का केस आ गया। डिविडेंड पे कर रहा हो कौन, इंडियन कंपनी आउटसाइड इंडिया पे कर रही हो तो डीम टू अक्रू अराइज इन इंडिया माना जाएगा। इंटरेस्ट, रॉयल्टी एंड FTS हम अलग से पढ़ेंगे। गिफ्ट इनकम सम ऑफ ₹50K, ये बेटा रिमेनिंग जो भी है मैंने बहुत डिटेल में क्लास में कराया था, तो अभी हम इसको डिटेल में नहीं कर सकते। रॉयल्टी, FTS, ये सब मैंने आपको मेन ये करा दिया है, ठीक है। इसका ये गो थ्रू करके आपको इसके क्वेश्चन जरूर एक बार गो थ्रू करने हैं। क्वेश्चंस को आप स्किप मत करना। डेफिनेशंस रटने की नीड है क्या, बहुत कम चांस है डेफिनेशन डायरेक्टली आए, जस्ट समझने की नीड है। वंस आप रीड करना चाहो तो कर लेना, अदरवाइज कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। स्कैनर के क्वेश्चंस लास्ट वाले जो मैंने कराए थे वो एक बार जरूर देख लेना। देखो इसमें क्या आएगा, जब आप सैलरी को कैलकुलेट करोगे तो कैसे करोगे, बेसिक सैलरी लेना, डियरनेस अलाउंस लेना,
दोनों लेना, टर्म्स एंड नॉट इन टर्म्स दोनों लेना, टर्म्स एंड नॉट इन टर्म्स फिर मैम दोनों क्यों लेंगे बेटा, जहां पे देखो लोगे जब सैलरी कैलकुलेट करोगे तब तो दोनों लोगे, हाँ टर्म्स वाली जो होती है ना वो बहुत बार इनके कैलकुलेशन में यूज होती है, तो वो वहां अलग अलग दिया हुआ है, ठीक है, वहां पे यूज करना, यहाँ पे दोनों ले लेना। एडवांस सैलरी अगर कोई है, एरियर ऑफ सैलरी, बोनस है इसको लेना, कोई अलाउंसेस है उनको लेना, परक्यूजिट्स, ग्रेचुटी, पेंशन, पीएफ, लीव सैलरी, वीआरएस, ठीक है, और रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन, ये तुम्हारी ग्रॉस सैलरी निकल करके आ जाएगी। स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस कर देना, एंटरटेनमेंट अलाउंस, प्रोफेशनल टैक्स अगर कोई दिया है तो लेस करना। चार्जिंग सेक्शन ये मैंने आपको बताया हुआ था, एडवांस सैलरी ये सब आप एक बार गो थ्रू कर लेना। बेसिक सैलरी ग्रॉस बेसिस पर लेनी है, डियरनेस अलाउंस, ठीक है, ये फॉर्म पार्ट दोनों ही आपको ऐड करने हैं। अलाउंसेस में ये आप एक बार अच्छे से गो थ्रू करना है, ये लिमिट्स बेटा अच्छे से याद कर लेना, जो पार्टली एग्जाम्प्ट और पार्टली टैक्सेबल वाली सीन है, ठीक है। इसके सैलरी के 2-4 क्वेश्चंस एक बार गो थ्रू कर लेना अच्छे से। पेंशन, कम्यूटेड पेंशन है, अनकम्यूटेड पेंशन है, इसमें क्या करना है, लंप सम अमाउंट, ठीक है, ये पेंशन का करवाया हुआ था, ये 1/3 है, ये ग्रेचुटी 1/3 ऑफ टोटल पेंशन एग्जाम्प्ट, 50% ऑफ टोटल पेंशन। अनकम्यूटेड का क्या है, टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉइज। ग्रेचुटी का यहाँ पे फॉर्मूला याद रख लेना, ठीक है, जहां पे पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट लग रहा है, जहां पे नहीं लग रहा है, यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पे 15/26 है, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल अमाउंट है 20 लाख है, 20 लाख है, दोनों जगह सेम है, ये वाला पॉइंट जो है इसको मोस्टली करके चलना। मैं अभी तुम्हें इंपॉर्टेंट कराती जा रही हूं, इसके एक एक 2-2 क्वेश्चंस कर लेना, ठीक है। ये वाले एग्जांपल्स जो हैं इनको एक बार आप जरूर गो थ्रू कर लेना कि नंबर ऑफ ईयर ऑफ सर्विस जहां पे एक्ट लग रहा है वहां पे क्या बेनिफिट है, 20 साल 9 महीने तो 21 साल हो गए, लेकिन यहाँ पे क्या है 20 साल 9 महीने तो 20 साल ही रहेगा, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट नहीं लग रहा है तो एंटरटेनमेंट अलाउंस का ये फॉर्मूला अच्छे से कर लेना। सारे पॉइंट आ जाएंगे क्या, नहीं बेटा सारे पॉइंट नहीं आएंगे, लेकिन आपको तो सारे करने हैं ना। ये पीएफ वाला मैंने बहुत अच्छे से कराया था, इसे वहां पे एक बार गो थ्रू करना। वीआरएस का ये याद रख लेना, ये वाला वीआरएस का पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से करना। लीव सैलरी इन कैश ड्यूरिंग द सर्विस इन कैश ऑन रिटायरमेंट, ठीक है, तो ड्यूरिंग द सर्विस अगर इन कैश करा ले रहे हो आप तो फुली टैक्सेबल है, एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन 10AA, गवर्नमेंट एम्प्लॉय की फुली एग्जाम्प्ट है, अदर एम्प्लॉइज के लिए ये है, ठीक है। जनरली आपके पास ये हो सकता है आए, क्योंकि इसमें तो आपके पास कुछ कैलकुलेशन का इतना ज्यादा नहीं है, ठीक है। लीव क्रेडिट कैसे निकालेंगे ये फॉर्मूला आप देख लेना, इसके अकॉर्डिंग निकलेगा। रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन देख लो, परक्यूजिट्स एक बार गो थ्रू कर लेना। मेडिकल फैसिलिटी का देख लो, अगर इंडिया में है आउटसाइड इंडिया है तो किस तरीके से होगा, पेशेंट प्लस 1 अटेंडेंट, इसको याद रखना। और ट्रेवल एग्जाम्प्ट कब होगी, पेशेंट प्लस 1 ओनली इफ जीटीआई इज अप टू ₹8 लाख, ठीक है। बट ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, तुम इस वाले पे इधर की साइड ज्यादा फोकस रख करना, ये इस पे ध्यान रखना। ओनली इफ ऑप्टेड आउट ऑफ इस केस में होगा, अदरवाइज फुली टैक्सेबल है, ठीक है। फ्री रिफ्रेशमेंट फुली एग्जाम्प्ट है। एजुकेशन फैसिलिटी ये अमाउंट याद रखना, 1000 पर मंथ पर चाइल्ड। लोन का ये वाला इंटरेस्ट बेनिफिट, अगर 20,000 तक का लोन है तो फुली एग्जाम्प्ट है, 20,000 से ऊपर है तो फुली टैक्सेबल है इंटरेस्ट बेनिफिट, ठीक है। टैक्सेबल अमाउंट कैसे निकालोगे, ऐसे निकालोगे, एसबीआई रेट, अगर वो कुछ इंटरेस्ट ले रहा है तो एसबीआई रेट से एक्चुअल रेट लेस करके उतना आप टैक्सेबल अमाउंट बनाओगे। इंटरेस्ट बेनिफिट फुली एग्जाम्प्ट है। अगर लोन, इफ लोन इज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिजीज इवन इफ लोन इज मोर देन 20,000, ये याद रख लेना। अगर स्पेसिफाइड डिजीज के लिए लोन है तो ये पूरा का पूरा अमाउंट फुली एग्जाम्प्ट हो जाएगा, ध्यान रखना इस पॉइंट को, यहाँ पे थोड़ा सा घुमा सकता है। ईसॉप का तुम्हें देगा एफएमबी, तो ये बहुत सिंपल है, अगर देगा तो सिंपल सा सीधा इसे लगा देना। एलटीसी का एक बार देख लेना, अगर एलटीसी का आएगा तो चांसेस ऐसे कम है, लेकिन फिर भी एक बार देख लेना ऐसे।
मोटर कार फैसिलिटी, ये बेटा प्लीज अच्छे से एक बार इसको देख लेना। मोटर कार फैसिलिटी ये 1800, 2400, ये 900, सब जगह 900 है, 1800, 2400, 600, 900, ठीक है। 1.6 और 1.6 लीटर इंजन से ज्यादा वाला, ठीक है। कार ओन्ड बाय एम्प्लॉई, ये एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लेना। RFA जरूर देख लेना। देखो अनफर्निश्ड है तब क्या है और फर्निश्ड है तब क्या है। मूवेबल एसेट्स का कैसे करना है, ये चांसेस कम है, पर ये RFA को अच्छे से देख लेना। एनुअल एक्रीशन पे मत जाना, इसका एक कोशिश करना कि इसके क्वेश्चन बस एक दो देख लो तुम, ठीक है। जो आपने पहले किया हुआ है, अब एक दिन में तो जितना रिवाइज कर सकते हो, ये जल्दी जल्दी ही हो सकता है। HRA का एक बार अच्छे से देख लेना। HRA, RFA, ये सारे आपको एक बार अच्छे से देखने हैं। स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कौन सा है ये देख लेना, ठीक है। एम्प्लॉय हु इज ऑल्सो ए डायरेक्टर, इसका एक बार पॉइंट बस एक बार गो थ्रू कर लेना, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट वैसे है नहीं, बट देख लेना अगर बाय चांस आ जाए तो। डिडक्शन क्या है, एंटरटेनमेंट अलाउंस, ठीक है, ये स्टैंडर्ड डिडक्शन, प्रोफेशनल टैक्स, ठीक है। ये तीनों एक बार अलग से कर लेना। ठीक है। ये HRA का है, इसको बेटा अच्छे से कर लेना, ठीक है, इसको मत भूलना। चलिए ये 50% MD के, ऑल अदर सिटीज में 40% है, ये एक बार अच्छे से कर लेना। सारे पॉइंट्स नहीं आ जाएंगे, बाय द गॉड ऑफ ग्रेस इजी पॉइंट्स ही आएंगे, ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। मैंने इसमें आपको सैलरी भी एक बार करा दिया रिवाइज।
चलिए, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, बिल्डिंग एंड लैंड अपॉर्चुनिटी देयर टू, बिल्डिंग के साथ लैंड भी जुड़ी हुई हो, गार्डन पार्किंग के चार्जेस भी उसके साथ। देखो लैंड अपॉर्चुनिटी मींस लैंड कनेक्टेड, तो उसके भी चार्जेस आ जाएंगे इसमें अगर बिल्डिंग के साथ जुड़ी हुई है तो। वेकेंट लैंड इज टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, वेकेंट नहीं अगर साथ में जुड़ा है तो हुआ तो ही आएगा। ऐसी मस्ट बी द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, ये हमने बहुत अच्छे से किया था, ओनर हो वो। इट डज नॉट मैटर इफ ही इज ओनर इन द असेसमेंट ईयर और नॉट, यानी कि अगर पिछले साल की इनकम है, इस साल उसने वो बेच दिया है मकान, तब भी वो उसके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। नीड नॉट ऑल्सो बी द ओनर ऑफ द लैंड ऑन विच द बिल्डिंग स्टैंड्स, ठीक है, जिसके पास बिल्डिंग है उसका नीड नॉट ऑल्सो बी द ओनर ऑफ द लैंड, यानी कि क्या मतलब हुआ, लैंड का ओनर होना जरूरी नहीं है, यानी फ्लैट वाले भी लोग इसमें आ गए। हाउस प्रॉपर्टी विल बी टैक्सेबल किसके लिए, जो बेनिफिशियल ओनर है, रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी नहीं है। सेल्फ ऑक्यूपाइड लेट आउट डीएलओपी, सेल्फ ऑक्यूपाइड का क्या बोल रहा है, जो सेल्फ यूज के लिए हो उसकी एनएवी 0 आएगी। लेट आउट और डीम लेट आउट प्रॉपर्टी का क्या करेंगे, कैसे डीम टू लेट आउट होगी, असेसी कैन चूज 2 प्रॉपर्टीज केप्ट फॉर सेल्फ यूज और अनऑक्यूपाइड एज सेल्फ ऑक्यूपाइड, सिर्फ 2 ले सकता है, अदर क्या है एक्सेप्ट दोज 2 विल बी ट्रीटेड एज डीम टू लेट आउट प्रॉपर्टी, वेदर वो लेट आउट हो या ना हो। स्टॉक इन ट्रेड में है तो ये वाला एक बार जस्ट रीड कर लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से क्या करोगे, जीएवी लेस सॉरी म्यूनिसिपल टैक्सेस लेस करोगे, एनएवी आ जाएगा। म्यूनिसिपल और फेयर रेंट, अब उसके बाद कह रहा है कि कैसे निकाला जाएगा म्यूनिसिपल रेंट, फेयर रेंट, सबसे पहले कैसे, देखो जीएवी निकलता है एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर, और उसके बाद एक्सपेक्टेड रेंट कैसे निकलता है, म्यूनिसिपल वैल्यू अफरेंट विच एवर इज हायर दिस और स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लोअर, ठीक है। तो तुम क्या करोगे, एक्सपेक्टेड रेंट एक्चुअल रेंट, एक्चुअल रेंट मुझे पता है एक्सपेक्टेड रेंट क्या है, वो है ये, बट इट शुड नॉट एक्सीड स्टैंडर्ड रेंट, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो ये निकल करके आया इसका और इसका विच एवर इज लोअर, ठीक है। एक्चुअल रेंट क्या होगा, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल, यानी कि अभी नहीं मिला है तो उसको भी मानेंगे, मिल तो जाएगा ना, ठीक है। एक बार इसको गो थ्रू कर लेना अच्छे से। यहाँ पे क्या बोल रहा है, लेट आउट प्रॉपर्टी डीम लेट आउट एसओपी, ठीक है, नेट एनुअल वैल्यू ही नील आ गई, ठीक है। तो अब हमने पढ़ा था ना वहां पे स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ एनएवी क्या होगी, नहीं हो सकती, क्योंकि जब यही नील है तो ये कुछ नहीं हो सकती, सिर्फ क्या हो सकता है, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, यहाँ पे लॉस निकल के आ जाएगा अगर ये इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल है, अदरवाइज ये नील ही रह जाएगी अगर इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल नहीं है तो। वो आपको क्वेश्चन देगा ही नहीं, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल दे नहीं और सेल्फ ऑक्यूपाइड दे तो कुछ निकालना ही नहीं है, तो ऐसा क्वेश्चन तो देगा ही नहीं। ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्सेस ये बहुत अच्छे से पढ़ा था, पेड है तभी होगा अदरवाइज नहीं होगा। आउटसाइड इंडिया पे किया है, टैक्स लेविड बाय दैट कंट्री आर डिडक्टेबल इफ हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, अगर सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया ही है तो वहां पे जो टैक्स लेवी हुए वो भी डिडक्टेबल है। 2 डिडक्शन है, 30% ऑफ एनएवी और इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल क्या है, दिस इज नॉट अलाउड इन 2 केसेस, प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड, इवन इंटरेस्ट पेबल ऑन न्यू लोन, ठीक है। हाँ ये इंपॉर्टेंट था, मैंने क्लास में बहुत अच्छे से कराया था। इंटरेस्ट पेबल ऑन न्यू लोन टेकन फॉर द पेमेंट ऑफ ओरिजिनल लोन इज अलाउड एज डिडक्शन, ये याद रख लेना, एक बैंक से दूसरे में चला गया तो भी उसमें अगर कोई पे कर रहा है तो वो अलाउ होगा। अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 30,000 और 2 लाख नॉट अलाउड, इंटरेस्ट ऑन एलओपी फुली अलाउड, ठीक है। यहाँ पे लेट आउट प्रॉपर्टी हो डीम टू लेट आउट हो तो इसमें तो फुली अलाउड है। यहाँ पे डिफॉल्ट क्या बोल रहा है, ये ओल्ड रिजीम है, ये डिफॉल्ट रिजीम है, यानी कि 115 बीएसी नॉट अलाउड, यहाँ पे फुली अलाउड, यहाँ पे भी फुली अलाउड। यहाँ पे ओल्ड रिजीम में 30,000 या 2 लाख सिर्फ किसके लिए, सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए, इससे ऊपर का होगा तो वो अलाउ नहीं होगा। प्री कंस्ट्रक्शन लोन होगा 1/5 होगा। अच्छा ये देख लो, 30,000 रिपेयर रिन्यूअल रिनोवेशन है, वेयर लोन इज टेकन फॉर रिपेयर के लिए 30,000 होगा। 2 लाख किसके लिए होगा, एक्वायर्ड कंस्ट्रक्टेड ऑन और आफ्टर, यही क्वेश्चन आएगा आपके पास, एंड कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर दिया हो 5 साल में तो फिर आप ये अलाउ कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि महल नहीं बनाना है आपको। प्री कंस्ट्रक्शन का पीरियड मैंने क्या कहा था, वो 1/5 का अलाउ होगा। और याद करो मैंने एग्जांपल दिया था कि साल में मान लीजिए 30 मार्च 2026 को आपका मकान बन गया तो उस साल को तो पूरा उस साल मिल ही जाएगा, और जो पिछले साल का है उसका 1/5 मिलेगा।
अनरियलाइज्ड रेंट का ये देख लेना कि अगर जो रेंट एक्चुअल रेंट रिसीव शुड नॉट इंक्लूड एनी अमाउंट विच इज नॉट केपेबल ऑफ बीइंग रियलाइज्ड, वो उसको रियलाइज किया ही नहीं जा सकता तो लेस करने देंगे। ठीक है, उसमें क्या कंडीशन है, रूल 4 लगेगा, टेनेंसी इज बोनाफाइड हो, टेनेंट मस्ट हैव, उसने वेकेट कर दिया और किसी और प्रॉपर्टी में आपके रह नहीं रहा हो और आपने पूरी कोशिश करी हो उसे निकालने के लिए। टैक्स ट्रीटमेंट कैसे होगा, ट्रीटमेंट ऑफ वैकेंसी कैसे करनी है, लेट आउट प्रॉपर्टी वेकेंट है तो देखना वेयर नॉर्मली बिफोर कंसीडरिंग वैकेंसी एक्चुअल रेंट इज मोर देन एक्सपेक्टेड रेंट, मतलब ये बट बिकॉज ऑफ वैकेंसी अगर कम हुआ है तो फिर आप एक्सपेक्टेड रेंट ले सकते हो। ठीक है, क्या कह रहा है देखो, समझ, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, नॉर्मली अगर हम निकाले, मान ले कि वो बिफोर की वेकेंट नहीं रहा और नॉर्मली हमारा एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से ज्यादा आता, बट क्योंकि वैकेंसी हो गई तो एक्चुअल रेंट वैकेंसी पीरियड का रेंट लेस किया तो वो एक्सपेक्टेड रेंट से कम आया, तो इस केस में क्या होगा, वैकेंसी पीरियड का बेनिफिट मिल रहा है। और वे आर नॉर्मली बिफोर कंसीडरिंग वैकेंसी। ठीक है, एक्सपेक्टेड रेंट इन सच केस एक्सपेक्टेड रेंट इज मोर देन, सीधी सी बात बेटा ये देखना कि अगर वेकेंट नहीं होता तब भी उसका ज्यादा ही आता रेंट। ठीक है, तो अब क्या करना, देखो वेयर नॉर्मली बिफोर कंसीडरिंग वैकेंसी, वैकेंसी कंसीडर करने से पहले एक्सपेक्टेड रेंट ज्यादा था, यानी कि वैकेंसी की वजह से नहीं हुआ। ठीक है, तुम तो खुद ही सस्ते में दे रहे थे तो वैकेंसी पीरियड का बेनिफिट नहीं मिलेगा, और अगर वैकेंसी की वजह से कमा रहा है, भाई तुम तो ज्यादा मांग रहे थे लेकिन क्योंकि वैकेंट रहा तो फिर वहां पे बेनिफिट मिलेगा। ये उसको दोबारा से बताया हुआ है। जॉइंट ओनर के केस में क्या होगा, इन केस, ये इंपॉर्टेंट है, in case if the property is self occupied interest will be allowed separately to the joint owner, that means limit of 30,000 2 lakh is given to each joint owner provided they have paid the interest। ठीक है, दोनों को अलग अलग मिलेगी। एरियर्स ऑफ रेंट कह रहे हैं इन द ईयर ऑफ रिसीट रियलाइजेशन डिडक्शन उसकी 30% की मिल जाएगी अगर बाद में आपको पैसा मिल रहा है तो। इनसेपरेबल के केस में क्या करेंगे, ये भी मैंने बहुत अच्छे से कराया था, एक बार इसको रीड आउट कर लेना। उसके बाद ये सारे केसेस कंपाइल कर दिए, सारे समझा दिए, इनको एक बार और देख सकते हो आप। पीजीबीपी मैंने पूरा आपको शीट से करा दिया है, उससे ज्यादा अभी नहीं हो सकता। कैपिटल गेन भी आप करना बेटे खुद, मैं रिटर्न फाइलिंग ये इंपॉर्टेंट है आपको ये कराती हूं। यहां पे क्या करना है आपको, इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट है देखो, पार्ट फॉर कंपनी पार्टनरशिप फर्म इंक्लूडिंग एलएलपी रिटर्न फाइलिंग इनको तो कंपलसरी है। बाकियों के लिए क्या है, अदर एसएससी के लिए बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट देखी जाती है, रिटर्न फाइलिंग कंपलसरी है इफ जीटीआई, क्या बोल रहे हैं जीटीआई, याद रखना जीटीआई, बिफोर क्लेमिंग 6A डिडक्शन एंड बिफोर क्लेमिंग, ये सारी कौन सी है कैपिटल गेन की डिडक्शन। ठीक है, इन्हें क्लेम करने से पहले, चैप्टर 6A की डिडक्शन क्लेम करने से पहले अगर आपका जो जीटीआई है वो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट को क्रॉस कर रही है तो फिर आपको रिटर्न फाइल करनी है, अदरवाइज नहीं करनी। अब इन दूसरे एसएससी के लिए क्या है, आरओआर बेनिफिशियल ओनर ऑफ एनी एसएससी, देखो अदर देन दीज एसएससी फ्यू अदर एसएससी इनको भी रिक्वायर है, आरओआर है, बेनिफिशियल ओनर है किसी भी एसेट का जो कि आउटसाइड इंडिया हो, बात खत्म, फिर उसका कुछ चेक नहीं करेंगे, या उसके पास साइनिंग अथॉरिटी हो आउटसाइड इंडिया, या बेनिफिशियर ऑफ एनी एसेट हो लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। ठीक है, तो क्या है, उसको रिटर्न फाइल करनी ही करनी है। If any SSC other than company or firm who is not required to file ROI under section 139(1) will be required to file ROI has deposited। ठीक है, अगर 1 करोड़ डाल दिए उसने किसमें, करंट अकाउंट में, 2 लाख से ज्यादा उसने क्या किया, ट्रेवल किया फॉरेन कंट्री में, वहां खर्चा कर दिया, एग्रीगेट पूरे साल में क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी में 1 लाख से ज्यादा खर्चा कर दिया, तो भी उसको क्या करना है, रिटर्न फाइल करनी है। बाकी चीजें फिर नहीं देखेंगे। ड्यू डेट क्या है, कंपनी
या असेसी, कंपनी को करना है या कोई असेसी जिसके अकाउंट्स ऑडिट हुए हैं, या पार्टनर ऑफ फर्म, वो फर्म जिसके अकाउंट्स ऑडिट हुए हैं तो वो पार्टनर की भी जो रिटर्न फाइल होगी ना 31 अक्टूबर। 30 नवंबर किसकी, टीपीओ। याद रख लेना 92E सेक्शन याद कर लेना, अगर लिखा हुआ है कि 92E में उसने रिपोर्ट फाइल करी है तो उसकी कौन सी डेट होगी, चलिए। और अदर एसएससी की 31 जुलाई। ये याद रख लेना बेटा, 92E लिखा आ जाएगा ट्रांसफर प्राइसिंग की जगह। सेक्शन 80 139(3 क्या बोल रहा है, इफ यू वांट टू कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो पीजीवीपी लॉस, कैपिटल गेन लॉस, लॉस फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्स, तो आपको फाइल करनी है रिटर्न बिफोर ड्यू डेट। अगर कैरी फॉरवर्ड करना है तो, और नहीं करना है तो कोई बात नहीं है। दीज लॉसेज कांट बी कैरीड फॉरवर्ड बट दे कैन बी, हाँ सेट ऑफ हो सकते हैं क्या, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हाँ सेट ऑफ हो सकते हैं। 35 एडी लॉस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते इफ रिटर्न इज फाइल्ड बियॉन्ड ड्यू डेट ऑफ 139(1). सेक्शन 35 एडी लॉ, सेक्शन 10AA, ठीक है, चैप्टर 6 से कांट बी अवेल्ड अगर बियॉन्ड ड्यू डेट है तो। हाउस प्रॉपर्टी अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा अगर बिलेटेड रिटर्न है तो भी, ठीक है। सेक्शन 80 कंडीशन आर एप्लीकेबल फॉर द ईयर इन विच लॉसेज इनकर्ड। सेक्शन 139(4 बिलेटेड रिटर्न। देखो, इफ एनी एसएससी हैज नॉट फाइल्ड रिटर्न ऑफ इनकम बिफोर ड्यू डेट अंडर सेक्शन 139(1) तो उसको क्या करना है, बिफोर 3 months, क्या कह रहा है, बिलेटेड रिटर्न। क्या आप लेट कर सकते हो, यस। अगर उसने फाइल नहीं करी है रिटर्न बिफोर ड्यू डेट, ही में फर्निश, क्या कितने कब कर सकता है, 3 months प्रायर टू एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, यानी कि क्या हो गया 31 दिसंबर, या बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट, जो भी अर्लियर है ये कर सकता है। और अगर बिलेटेड रिटर्न करना है, लेट फी जाएगी 5000 अंडर सेक्शन 234F विल बी लेवीड। सर्टेन लॉसेस कांट बी कैरिड फॉरवर्ड, कुछ लॉसेस कैरिड फॉरवर्ड नहीं होंगे। सर्टेन डिडक्शन कांट बी क्लेम्ड, डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA विल नॉट बी अवेलेबल। बियॉन्ड ड्यू डेट कर सकते हो, फीस पे कर देना, लेकिन कुछ चीजें फिर भी आप फॉरवर्ड नहीं कर सकते। रिवाइज रिटर्न 3 महीने प्रायर टू एंड ऑफ रेलेवेंट, यानी कि क्या कह रहा है, आपने को एनी रिटर्न फाइल कर दी 139, 134 में, कैन बी रिवाइज, उन्हें रिवाइज किया जा सकता है अगर उसको कोई इश्यू आपको नजर आता है, ओमिशन हो गया, कुछ गलती हो गई कल, लेकिन कब तक, बिफोर 3 months प्रायर टू एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, यानी कि 30 दिसंबर या कंप्लीशन ऑफ विच एवर इज अर्लियर। क्या कर सकते हो, कितने भी एनी नंबर ऑफ, फॉर एनी नंबर ऑफ टाइम्स आप इसको रिवाइज कर सकते हो, उसमें कोई इश्यू आपको नहीं है, एनी नंबर ऑफ टाइम्स रिवाइज कर सकते हो। और मेन क्यों, क्योंकि जिस दिन आपने पहले रिटर्न फाइल करी थी ना, ठीक है, वो उसी रिटर्न की डेट को वो एक्सेप्ट कर लेता है, डेट चेंज नहीं होती। और इसीलिए एसएससी कैन क्लेम एनीथिंग बिफोर ए ओनली बाय फाइलिंग रिवाइज्ड रिटर्न। 139 एंड डिफेक्टिव रिटर्न कब है, गलत फॉर्म में कर दी, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट नहीं दी, प्रूफ ऑफ टैक्स पेमेंट हमारे पास नहीं है। रिटर्न ऑफ वेरियस एंटिटीज 4A में ट्रस्ट का है, पॉलिटिकल पार्टी, ये सारा एक बार जस्ट गो थ्रू कर लेना, ठीक है, ये वाले केसेस को गो थ्रू कर लेना एक बार अच्छे से। फॉलोइंग पर्सन शैल ऑल्सो बी रिक्वायर्ड टू फाइल दियर रिटर्न, उनको भी करनी है। 8A अपडेटेड रिटर्न, ये मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में कराया था, इसको अभी जानबूझ के नहीं करा रही हूँ, इट वुड टेक टाइम, इसको बहुत अच्छे से करना। 25%, 50%, 60%, इसको एक काम कर लेना, अपडेटेड रिटर्न का क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको ना एक बार जो मेन क्लासेस है उससे एक बार 2 की स्पीड में चला करके देख लेना। इन केस वेयर नो रिटर्न इज फाइल्ड, अगर कोई रिटर्न फाइल नहीं हुई है तब क्या केस है, 234A, B, C, इसके सिर्फ क्वेश्चन उठा करके देखना, कैसे कैलकुलेट किया उनको देख लेना, ठीक है। ये बिल्कुल लर्न करने वाले सेक्शंस है, पैन किन के लिए कंपलसरी है वो देख लेना एक बार। पेन वाला ये इंपॉर्टेंट है बेटा, एक बार जस्ट गो थ्रू कर लेना। पेनल्टी ये करना चाहो गो थ्रू तो कर लेना, ना करना चाहो तो छोड़ देना। आधार नंबर कहाँ कहाँ कोट करना है ये एक बार गो थ्रू कर लेना, इसका ज्यादा आगे का ये ज्यादा गो थ्रू करने की जरूरत आपको नहीं है। जहां जहां अटको मेन क्लासेस को चला करके 2 की स्पीड में देखना। टैक्स रिटर्न प्रिपेयर का थ्योरी में आ सकता है, जस्ट एक बार गो थ्रू कर लेना।
कौन वेरीफाई कर सकता है, ये हमने क्लास में बहुत अच्छे से किया था, इसको बस एक बार गो थ्रू करना है और कुछ नहीं करना आपको। ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट, ठीक है। इसमें क्या करना है, ये देखो डिटेल दी हुई है बेटा पूरी, ठीक है। ये भी हमने बहुत डिटेल में किया था क्लास में, एक बार क्लास चलाना। सेक्शन 60 ट्रांसफर इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट, अगर एसेट ट्रांसफर नहीं करी, ठीक है, क्या किया, खाली इनकम ट्रांसफर कर दी। कैसे, ए ओनर था, उसने ट्रांसफर कर दिया राइट टू रिसीव रेंट विदाउट, मतलब ये रेंट ले लेगा कौन, उसका बेटा ले लेगा, तो क्या होगा, बिल्डिंग ट्रांसफर नहीं करी तो वो ए के हाथ में क्लब हो जाएगी। इनकम अराइजिंग फ्रॉम रेवोकेबल ट्रांसफर, जिसको कि बाद में खत्म किया जा सकता है ट्रांसफर को, तो भी ट्रांसफर के हाथ में हो जाएगी। एक्सेप्शन वेयर क्लबिंग प्रोविजन आर नॉट अट्रैक्टेड इवन इन केस ऑफ रेवोकेबल, रेवोकेबल ट्रांसफर है लेकिन फिर भी यहां पे ट्रांसफरर के हाथ में नहीं जाएगा, ट्रांसफरर या ट्रस्ट, रेवोकेबल ट्रांसफर है, ट्रांसफरी बेनिफिशियरी। 1 सेकेंड बच्चे, चलिए कब है ट्रांसफर, ट्रांसफरर या ट्रस्ट, रेवोकेबल ट्रांसफर है ट्रांसफरी या बेनिफिशियरी को, बट इट इज नॉट रेवोकेबल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, कि कौन से, किसके, ट्रांसफरी के लाइफ टाइम में कभी उसको रिवोक नहीं कर सकते। तो फिर क्या होगा, ट्रांसफरर के हैंड में वो नहीं होगा क्लब, ठीक है। क्लबिंग प्रोविजन विल नॉट बी अट्रैक्टेड, ठीक है। क्या कह रहा है, प्रोवाइडेड, हाँ ये नहीं हो कि इनडायरेक्ट बेनिफिट फ्रॉम सच इनकम हो, प्रोवाइडेड दैट द ट्रांसफरर डिराइव्स नो डायरेक्ट, उस ट्रांसफरर को कोई बेनिफिट ना मिल रहा हो इस केस में, ठीक है। इनकम बाय वे ऑफ रेम्यूनरेशन फ्रॉम ए कंसर्न इन विच द इंडिविजुअल हैज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, ठीक है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, 20% और मोर वोटिंग पावर इन केस ऑफ कंपनी, 20% वो प्रॉफिट शेयरिंग, ठीक है। ये मैंने अच्छे से कराया था, इसको एक बार मेन क्लास से जाकर के रेफर कर लेना। Income arising to the spouse from an asset transferred without adequate consideration. ओके बेटा 5 मिनट का ब्रेक ले रही हूं मैं, आई एम जस्ट कमिंग बैक।
ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। इनकम अराइजिंग टू द स्पाउस, अगर स्पाउस देखो फ्रॉम एन एसेट ट्रांसफर्ड विदाउट, स्पाउस को तुमने कोई एसेट ट्रांसफर करी विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, कंसिडरेशन नहीं लिया, तब क्या होगा? देखो ट्रांसफर ऑफ एसेट अदर देन हाउस प्रॉपर्टी है तो अदर देन क्लबिंग प्रोविजन अप्लाई होंगे। हाउस प्रॉपर्टी के लिए डीम्ड ओनर वाला सेक्शन आ जाएगा जो कि हमने हाउस प्रॉपर्टी में पढ़ा था। इनकम ऑफ दिस एसेट टू बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ राधिका मर्चेंट, क्या हुआ? उसने 2 करोड़ की एसेट ट्रांसफर करी अदर देन हाउस प्रॉपर्टी। अनंत अंबानी को वैल्यू 10 करोड़ थी, ट्रांसफर फॉर इनएडिक्वेट। इफ द ट्रांसफर इज इन कनेक्शन विद एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, तो फिर क्लबिंग प्रोविजंस नहीं लगेंगे, अदरवाइज लग जाएंगे। डीम्ड ओनर कैसे लगेगा? राधिका मर्चेंट ने हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी, अनंत अंबानी इनएडिक्वेट, राधिका में डीम टू बी द ओनर और एनुअल वैल्यू जो है उसके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी। इनकम ऑन इनकम इज नॉट क्लब्ड, किस केस में? उसने यही पैसा जो रेंट का मिला उसने कहीं पर इन्वेस्ट कर दिया, वहां से जो पैसा उसको मिला एफडी वगैरह कर दी या फिर सेविंग में से मिल रहा है उसको नहीं क्लब करेंगे। ठीक है, ये कितने % किया था ये मैंने बहुत अच्छे से कराया था, इसको एक बार गो थ्रू कर लेना। ओके क्या कह रहा है? ट्रांसफर ऑफ एसेट फॉर द बेनिफिट ऑफ सन वाइफ, यानी कि बहू को दिया, तब हमने क्या किया था? इनकम फ्रॉम दिस एसेट विल बी क्लब्ड इन द हैंड ऑफ फादर या मदर इन लॉ। अगर ये इन्वेस्ट कर दिया बिजनेस में तो प्रोपोर्शनेट इनकम अराइज जो हुई इस इन्वेस्टमेंट से वो भी ट्रांसफर के हाथ में, ट्रांसफर के हाथ में जाएगी। ये एक्सेप्शन है, इसको ध्यान से कर लेना। ठीक है, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन होना चाहिए तभी क्लबिंग होगा, अगर नहीं है इनएडिक्वेट कंसिडरेशन तो नहीं होगा। माइनर चाइल्ड का मैंने 1500 का ये याद रखना इसमें। ठीक है, 1500 पर माइनर चाइल्ड इज अवेलेबल टू द पेरेंट ओनली इफ ऑप्टेड आउट ऑफ सेक्शन 115 BAC, दैट इज दिस एग्जामिशन इज नॉट अवेलेबल अंडर डिफॉल्ट रेजीम। ठीक है, डिफॉल्ट रेजीम में ये नहीं है। और क्या है? टैलेंट और स्किल, इसका एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, जो आपकी स्कैनर वाले क्वेश्चन है ना, इसमें स्कैनर का इसका एक क्वेश्चन है, उसे अच्छे से देख लेना। माइनर मैरिड डॉटर का एक बार देख लेना, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना डीप नहीं देगा। इसका एक बार ये वाला चार्ट कर लेना। क्रॉस ट्रांसफर का क्या है ये भी बहुत डिटेल में कराया था, एक बार वहां से क्लास में जाकर के देख लेना। HUF का एक बार देखना चाहो तो देख लेना, वरना इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। ओके, अब सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का मैंने कराया था, ये भी बहुत डिटेल में आपको कराया हुआ है, ये वहां से एक बार आप देखना। स्पेकुलेट ओनली सेट ऑफ अगेंस्ट स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस है, ओनली सेट ऑफ अगेंस्ट स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम। ठीक है, स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस है, ओनली सेट ऑफ अगेंस्ट स्पेसिफाइड बिजनेस इनकम ओनली। ठीक है, चाहे उसने स्पेसिफाइड बिजनेस का जो उसका इनकम है उसने उस सेक्शन का बेनिफिट लिया हो या ना लिया हो। LTCL क्या होगा? सेट ऑफ अगेंस्ट LTCG नॉट STCG, ये रीजन मैंने बताया था। STCL बोथ STCL क्या है? ये LTCG STCG दोनों से सेट ऑफ हो जाएगा। ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्स के केस में क्या होगा? ओनली सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग। ठीक है, सिर्फ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्स, नॉर्मल हॉर्स नहीं। इंटरहेड सेट ऑफ लॉसेस। ठीक है, ऑल क्या बोल रहा है? इफ इनकम अंडर सेम हेड इज नॉट सफिशिएंट, सेम हेड, सैलरी का सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी का हाउस प्रॉपर्टी, जो भी है, देन दोज लॉसेस कैन बी सेट ऑफ विद द इनकम अंडर अदर हेड। एक्सेप्शन हो सकते हैं, लेकिन क्या होंगे? ऑल 4 ऑफ द अबव मेंशन्ड लॉसेस जो हमने अभी किए, लॉस अंडर PGBP, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, मैक्सिमम 2 लाख कैन बी सेट ऑफ, ये हमने किया है, क्वेश्चन का देख लेना। PGBP लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट ऑल हेड एक्सेप्ट सैलरी, PGBP का लॉस सबसे हो जाएगा एक्सेप्ट सैलरी, सैलरी से नहीं होगा। ठीक है, एग्जाम्प्ट इनकम लॉस फ्रॉम दैट सोर्स कांट बी सेट ऑफ, कोई एग्जाम्प्ट इनकम है उसमें से तुमने लॉस जनरेट कर लिया तब नहीं होगा। इसके क्वेश्चन जरूर देख लेना। ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ ये याद कर लेना। ठीक है, अब ये भी मैंने बहुत डिटेल में आपको कराया था कि शेयर ट्रेडिंग एक्टिविटी इंट्राडे है विदाउट टेकिंग डिलीवरी। अगर इंट्राडे बोल रहा है, टेकिंग डिलीवरी बोल रहा है, ठीक है, तो उसको स्पेकुलेटिव मत बनाना। फीचर्ड ऑप्शन है स्टॉक इन ट्रेड की तरह नॉर्मल बिजनेस, बाइंग एंड सेलिंग स्टॉक इन ट्रेड नॉर्मल बिजनेस। ठीक है, सिर्फ विदाउट टेकिंग डिलीवरी इंट्राडे तो स्पेकुलेटिव है, अदरवाइज कुछ भी स्पेकुलेटिव नहीं है। लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी
ये इसको एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लेना। लॉस फ्रॉम पीजीबीपी, लॉस फ्रॉम वन बिजनेस कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम इनकम ऑफ अनदर बिजनेस। जिसने लॉस इनकर किया वो ही कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। सक्सेसर कैन नॉट सेट ऑफ, ये मैंने अच्छे से कराया था। सक्सेसर इनहेरिटेंस कैन सेट ऑफ, इनहेरिटेंस में मिला है तो सेट ऑफ कर सकता है, अदरवाइज नहीं करेगा। पीरियड क्या है ये भी अच्छे से करवाया था, इसको तो आपको लर्न करना है अच्छे से बेटा। एएमटी ये मैंने 18.5%। सिर्फ ये आपको देखो, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन आएगा, इनकेस आता है तो डिडक्शन ये दी हुई होगी, ये भी दिया हुआ होगा, ये भी अमाउंट दिया होगा, ठीक है। तो क्या करोगे, एडजस्टेड टोटल इनकम निकालनी होगी आपको। तो टोटल इनकम पहले तो निकालोगे नॉर्मली जैसे निकालते हैं, ये क्वेश्चन दो बन जाते हैं, ठीक है। कैसे निकालोगे, पहले नॉर्मल प्रोविजन से टोटल इनकम निकाल लोगे, ये निकल के आ जाएगी। पहले तुम निकालोगे, ये निकाल के नहीं देगा। हाँ, अगर उसको बहुत वो हो रहा है तो वो निकाल के भी दे सकता है। मान लो 2 नंबर 3 नंबर में पूछ रहा है तो खुद निकाल के दे सकता है कि नॉर्मल प्रोविजन के अकॉर्डिंग इतनी है। नॉर्मल प्रोविजन किसके, इनकम टैक्स के, ठीक है। तो 10AA की डिडक्शन ऐड कर देना, 6A की सी की डिडक्शन ऐड कर देना, 35AD की ऐड कर देना। और 35AD पे जो नॉर्मली डेप्रिसिएशन मिलता, अगर ये नहीं मिलता तो ये मिलता, ये लेस कर देना, ठीक है। इफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 35AD वाज नॉट अलाउड, ठीक है, अगर नहीं होता तो ये मिलता ना, तो वो लेस कर देना, तुम्हारे निकल के आएगा एडजस्टेड टोटल इनकम। अब क्या करोगे तुम, एडजस्टेड टोटल इनकम का 18.5%, विच एवर इज हायर, ठीक है। दोनों में से जो होगा ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स माना जाएगा और उसको तुम्हें पे करना पड़ेगा। ये याद रख लेना। अगर आईएफएससी में है तो 9% 18.5 की जगह 115 BAC AMT क्रेडिट अनयूटिलाइज्ड ऑन द डे ऑफ ऑप्टिंग अबव सेक्शन विल लैप्स, ठीक है। AMT इज नॉट एप्लीकेबल टू एसएससी ऑप्टिंग। 115 BAC ले लेगा तो जितना उसका क्रेडिट बचा हुआ है वो उसी दिन लैप्स हो जाएगा। AMT क्रेडिट कैसे यूज होता है ये मैंने बहुत अच्छे से कराया था, एक बार इसको अच्छे से रीड कर लेना। 115 BAC की ये मैंने तुम्हें टेबल याद करा दी थी, स्लैब याद करा दी थी। यहाँ 4-4 में चलते जाएंगे, यहाँ पे 5-5 में चलते जाएंगे, 24 के ऊपर 30 के ऊपर जाना बंद कर देंगे। ये नोट्स एक बार अच्छे से कैरी ऑन कर लेना। स्टैंडर्ड डिडक्शन नए वाले में 75,000 है, पुराने वाले में 50K है। हेलो, चलो ये बेटा टेबल अच्छे से कर लेना, ठीक है। कंडीशन जो कि नॉट अवेलेबल है अंडर सेक्शन 115 BAC, ये टेबल बेटा अच्छे से कर लेना, ठीक है। एग्रीकल्चरल इनकम का इसमें से रीड कर लेना। और एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया था सिर्फ कैलकुलेशन के लिए, ठीक है, वो क्वेश्चन आप उठा करके, मैंने स्कैनर की जब रिवीजन क्लास डाली है, लास्ट रिवीजन क्लास स्कैनर वाली, वहां से इसको अच्छे से कर लेना। ये परसेंटेज याद रख लेना और कैसे वो देना है ये देख लेना। 5,000 से ऊपर है नेट एग्रीकल्चरल इनकम, ये स्टेप रटने की जरूरत नहीं है, इसका सिर्फ एक क्वेश्चन देखना। बाकी ये वाले सेक्शंस को आप इस समय गो थ्रू मत करना, रहने देना। थ्योरी वाले चैप्टर स्कैनर से जरूर अच्छे से गो थ्रू कर लेना, मैंने करा भी दिए हैं लेकिन अच्छे से कर लेना। अदर सोर्स में क्या क्या आएगा, डिविडेंड इनकम, रॉयल्टी इनकम, इंटरेस्ट इनकम, इन्वेस्टमेंट, गिफ्ट इनकम, ठीक है। और कैजुअल इनकम पे डायरेक्ट 30% लगाना।
फॉलोइंग इनकम आर टैक्सेबल अंडर आईएफएस ओनली इफ नॉट टैक्सेबल। अगर पीजीबीपी में नहीं है तो यहाँ लोगे, ठीक है। पीजीबीपी में अगर इनका बिजनेस होता है तब ये जाती हैं, अगर बिजनेस नहीं है, कभी कभार हो रही हैं चीजें, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आती हैं। एनी सम रिसीव्ड अंडर कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी इफ नॉट चार्जेबल अंडर पीजीबीपी और सैलरी कंपनसेशन और एनी अदर, ठीक है। टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इफ नॉट टैक्सेबल अंडर सैलरी, तो इसमें आ जाएगा। डायरेक्टर सिटिंग फी, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। इफ नॉट चार्जेबल अंडर सैलरी तो आईएफएस में आएगा, ये याद रख लेना, ये अलग से आ जाता है। इनकम रिलेटेड टू अदर हेड्स, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन कंपलसरी एक्विजिशन, ठीक है, ये इसमें नहीं आएगा, ये पीजीबीपी में, सॉरी कैपिटल गेन में जाता है। एडवांस फॉरफिटेड ऑन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट, इनकम फ्रॉम सबलेटिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। सैलरी रिसीवेबल एमपी एमएलए, इसी में आता है। एनी सम रिसीव्ड अंडर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इंक्लूडिंग बोनस, ये इसमें आ जाता है। एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम फॉरेन लैंड, ये इसमें आ जाएगा क्योंकि एग्जम्प्ट नहीं है, ये इस पे आप वो लगाओगे। फैमिली पेंशन, ये इसमें आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद कह रहा है गिफ्ट को कैसे टैक्सेशन करना है आपको। एग्रीगेट मनी रिसीव हुई, अगर वो 50,000 से ज्यादा है, विदाउट कंसिडरेशन होल अमाउंट इज टैक्सेबल, कोई कंसिडरेशन नहीं है या इनएडिक्वेट है, टैक्सेबल इफ एग्रीगेट एफएमवी 50,000 से ज्यादा है। क्या चीज की? मूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर रहा है, इमूवेबल की बाद में बात करेंगे। मूवेबल प्रॉपर्टी कोई मान लीजिए एसी दे दिया, कोई फ्रिज दे दिया, ठीक है, टैक्सेबल इफ एग्रीगेट एफएमवी 50,000 से ज्यादा है। और अगर उसके अंदर है इफ एग्रीगेट एफएमवी लेस कंसिडरेशन, वो 50,000 से ज्यादा है तब भी। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है, नो कंसिडरेशन, यहाँ पे इनएडिक्वेट। नो कंसिडरेशन कब है? टैक्सेबल इफ पर प्रॉपर्टी एसडीवी, यहाँ पे ध्यान रखना, एसडीवी मोर देन 50,000 है तो टैक्सेबल। इनएडिक्वेट अगर कोई कंसिडरेशन नहीं है और इनएडिक्वेट है तो फिर हम क्या करेंगे, 50,000 वाला ये एसडीवी माइनस कंसिडरेशन देखेंगे कि 50,000 से ज्यादा बेनिफिट दिया है, एंड एसडीवी इज मोर देन 110% ऑफ कंसिडरेशन, ये याद रख लेना, एंड, ठीक है। तब हम इसको क्या मानेंगे? टैक्सेशन करेंगे और गिफ्ट मान के चलेंगे। नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ 56 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन 10, यहां पे गिफ्ट नहीं माने जाएंगे, ठीक है। कब कब नहीं माने जाएंगे? किसी रिलेटिव ने दे दिया, इफ समवन रिसीव्ड फ्रॉम फॉलोइंग, फ्रॉम एनी रिलेटिव, इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ, फ्रॉम एनी लोकल अथॉरिटी से मिल गया, ओकेजन ऑफ मैरिज पे मिल गया, चाहे दोस्तों ने भी दे दिया, ठीक है, मैरिज के केस में कोई भी दे सकता है, विल पे मिल गया, इनहेरिटेंस में मिल गया, वो ट्रांजैक्शन जो 47 में कैपिटल गेन में है। कैपिटल गेन बेटा आप खुद करना, कैपिटल गेन को रिवाइज नहीं करा रही हूं मैं। चैरिटेबल ट्रस्ट, रिसीव्ड फ्रॉम ट्रस्ट, ट्रस्ट से मिला, रिसीव्ड बाय ट्रस्ट, ट्रस्ट को मिला, तो ये भी 56(2)(10) नहीं लगेगा। इंडिविजुअल को गिफ्ट मिला ट्रस्ट से फॉर द बेनिफिट ऑफ रिलेटिव, ये भी नहीं होगा। गिफ्ट मिला अगर कैपिटल एसेट जैसा था तो 56(2) अप्लाइज, 56(2) सबसेक्शन 10 अप्लाई हो जाएगा। और अगर कंसिडरेशन इनएडिक्वेट की बात है, स्टॉक इन ट्रेड की तरह था, ठीक है, तब फिर ये नहीं लगेगा। डेफिनेशंस ये एक बार गो थ्रू कर लेना आप अच्छे से। इमूवेबल प्रॉपर्टी इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफर, 56(2)(10) नॉट एप्लीकेबल इन फॉलोइंग केसेस, इन केसेस में नहीं होगा, इसको बहुत अच्छे से कर लेना। ये मैंने आपको क्लास में भी बहुत अच्छे से कराया था। इस वाले सेक्शन को अच्छे से कर लेना। हाँ, ये मीनिंग ऑफ फैमिली में क्या क्या आ रहा है, ठीक है, स्पाउस, चिल्ड्रन ऑफ द इंडिविजुअल एंड पेरेंट्स, ब्रदर सिस्टर ऑफ इंडिविजुअल और एनी ऑफ देम होली और मेनली डिपेंडेंट ऑन द इंडिविजुअल, ठीक है, ये इसकी फैमिली की बात कर रहा है, ठीक है। ये जो 56(2) कोविड-19 वाला जो है, इस वाले सेक्शन को 56(2)(13) को अच्छे से कर लेना एक बार। 57 ये भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, कई क्वेश्चंस में ये अप्लाई हो रहा है, ठीक है। ये याद रखना कि डिविडेंड वाले में ये वाला केस आ जाएगा, एक्चुअल इंटरेस्ट एक्सपेंसिव 20%, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेना, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज में कमीशन रेम्यूनरेशन जो पे किया, ये इंपॉर्टेंट है, इसको तुम अच्छे से कर लेना। ये खर्चे हैं जो आपको अलाउ हो जाते हैं, डिडक्शन ये वाले खर्चे आपको अलाउ नहीं होंगे। डीम्ड इनकम चार्जेबल टू टैक्स, ठीक है, ये डीम्ड डिविडेंड वाले सेक्शंस को कर लेना।
ये वाला इंपॉर्टेंट है 222E, इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इन विच इट इज सो पेड। ठीक है, डीम डिविडेंड मानेंगे, ये वाला एक अच्छे से कर लेना। ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना। बायबैक का एक बार बस थोड़ा सा, ये बस बहुत इजी सा है, बस एक ये वाला देख लेना बस आप। इसमें क्या करना है आपको बेटा, ये टीडीएस की ये पूरी टेबल अच्छे से कर लेनी है, और टीडीएस की ये टेबल अच्छे से करके इसके 4-5 क्वेश्चंस कर लेना। ठीक है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है इसमें सेक्शंस, ये बता रही हूं मैं आपको। ठीक है, 194I ये अच्छे से देख लेना, 194C, J, H, M, IA, IB, K, N, P, Q, ये वाले अच्छे से कर लेना। Q मोस्ट इंपॉर्टेंट है, R भी कर लेना। ठीक है, T भी कर लेना अच्छे से। उसके बाद TCS को 194Q और TCS का जो सेक्शन है इसको अच्छे से देखना, इनको आपस में कंपेयर करके देखना कि कौन सा लग रहा है। इसके 1-2 क्वेश्चंस कराए हैं मैंने, उसको अच्छे से देख लेना। 206C1 और Q जो है ना, इसमें देख लेना, जो 50 लाख वाली लिमिट है ना, इसको देखना एक बार। और ये हो गया मोटर व्हीकल वाला। इसके बाद इसमें ये रेमिटेंस आउटसाइड इंडिया टूर पैकेज वाला, इसको एक बार अच्छे से गो थ्रू करना। ठीक है, इसको अच्छे से कर लेना। ओके, टीडीएस टीसीएस में मैंने आपको बता दिया क्या क्या देखना है। इसके बाद की चीजें ये सारा अगर टाइम मिले तो देखना, वरना मत देखना। ये क्रेडिट फॉर टीसीएस, इसको भी छोड़ सकते हो। ड्यूटी ऑफ ए पर्सन डिडक्टिंग टैक्स, इसको भी आप कर सकते हो। असेसी इन डिफॉल्ट, इसको एक बार देख लेना अच्छे से। ड्यू डेट एक बार बस गो थ्रू कर लेना, ये वाला एक बार देख लेना। वैसे ये वाला ड्यू डेट ऑफ रिटर्न वगैरह ये छोड़ सकते हो। ठीक है, हाँ, ये डिक्लेरेशन वाला फॉर नेल या लोअर टीडीएस का 197A में दे सकते हैं, 15G 15H, एक बार इसको देख लेना। थोड़ा बहुत देखना, ज्यादा इसमें टाइम वेस्ट मत करना। जो इंपॉर्टेंट सेक्शन बताए हैं, ठीक है, वो देख लेना बस। स्मार्ट समरी ये देख लो एक बार। ठीक है, इस समरी को भी देख लेना। एडवांस टैक्स के सिर्फ क्वेश्चन देखने हैं, 2-3 क्वेश्चन उठा करके देख लेना, ये सारी चीजें रहने देना, बस क्वेश्चन से समझने की कोशिश करना। 1-2 बस स्कैनर के क्वेश्चन उठा के 234A B C देख लेना बस। बस बाकी इसके आगे और चीजें मैंने आपको क्लास में भी नहीं करवाई हैं, इतनी इंपॉर्टेंट है भी नहीं, इसीलिए नहीं करवाई हैं। ठीक है, आपका सब कुछ मैंने अब ऑलमोस्ट करा दिया है, सैलरी करा दी। ठीक है, ओके।
ATC, इसमें देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, ठीक है। यहाँ पे डिपेंडेंट चिल्ड्रन नहीं है, ठीक है, ये मिस्टेक है, चिल्ड्रन है, इसको अच्छे से कर लेना ये वाला पॉइंट। PPF वाला, ये वाला ट्यूशन फीस, ठीक है, सुकन्या समृद्धि अकाउंट, NSC अप्रूव्ड प्लान, नोटिफाइड यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड UTI, ये वाले पॉइंट्स बस अच्छे से कर लो, ठीक है। इसमें उसके बाद है ये 80, ये था 80C, 80CCC क्या कह रहा है, पेंशन फंड ऑफ LIC में भी 1.5 लाख है उसकी। 80CCD में सैलरीड एम्प्लॉय और अदर इंडिविजुअल की बात कर रहा है। 80CCD2 ये मैंने जब कराया था 10% 14% वाला सीन था इसमें, ठीक है। उसके बाद इन सबको मिला करके आपको 1.5 लाख की लिमिट मिलेगी, ये याद रख लेना। 80CCC, CCC, 80CCD1 तीनों को मिला करके मिलेगी 1.5 लाख, ये याद रखना। UPSC इतना ज्यादा इसमें डिटेल में मत जाना, ठीक है। इसका टैक्स ट्रीटमेंट दिया हुआ है, इसको भी बहुत ज्यादा डिटेल में मत जाना, एक बार बस गो थ्रू कर लेना, बल्कि मैं तो कहती हूँ क्वेश्चन सिर्फ उठा के देख लेना। समरी ऑफ लिमिट इसमें दी हुई है, ठीक है, समरी दी हुई है। रॉयल्टी वाला 80QQB 3 लाख, रिस्ट्रिक्टेड 15%, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रख लेना। अगर ये कह रहे हैं कि 3 लाख के लिए हमारा खर्चा हो गया 15% ऑफ वैल्यू ऑफ बुक सोल्ड, ठीक है, रॉयल्टी रिसीव्ड और 3 लाख, इतनी डिडक्शन मिलेगी। रॉयल्टी मिली 1 लाख, ठीक है, और या 3 लाख, विच एवर इज लोअर, ये लोअर का साइन है ना, तो 1 लाख मिल जाएगी। रिस्ट्रिक्टेड टू 15% ऑफ वैल्यू ऑफ बुक्स सोल्ड, जो बुक्स बिकी उस तक रिस्ट्रिक्टेड रहेगी। मान लो बुक बिकी, मान लीजिए 2 लाख, 2 लाख का 15% 30,000, ठीक है, तो डिडक्शन कितने की मिलेगी, 30,000 की, ये याद रख लेना। ये भी 3 लाख है, यहाँ पे नहीं है, किसमें है, बुक ऑफ लिटरेरी, आर्टिस्टिक और साइंटिफिक नेचर, इसमें तुम्हें वो टेक्स्ट बुक या कुछ और बोलेगा कि जर्नल लिखा न्यूज़पेपर में या कोई मतलब इस तरह की चीजें देगा कंफ्यूज करने के लिए, तुम उसमें ये डिडक्शन मत देना। देखो ये रहा ना, डिडक्शन इनके लिए अवेलेबल नहीं है। 80 TTA TT भी अच्छे से कर लेना। 10,000 किसको मिलता है और 50,000 किसको मिलता है। रेजिडेंट सीनियर सिटीजन को 50,000 है, इसको 10,000 की लिमिट है। 80D अच्छे से कर लेना, 80D इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 80D को बहुत अच्छे से कर लेना, 25 और 50,000 का डिफरेंस समझ लेना। अगर खुद 65 साल का है और उसका फादर 85 साल का है, तब क्या होगा, 50,000 है ना, तो उस हिसाब से लिमिट अलाउ होगी। डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, 80E देख लेना एक बार, 80EE एक बार देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है। हाँ 80EE भी एक बार देख सकते हो, GGB GGC मैंने कराया हुआ है। 80JJAA देख लेना, इसका कोई क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, बट आपको बुक में मिल जाएगा इसका क्वेश्चन, ठीक है, बुक में से इसका एक क्वेश्चन 80JJAA का देख लेना। 80CCH भी मैंने करा दिया है, आपको कर लेना एक बार, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन देख लेना अगर मन हो तो, ठीक है। ये 75,000 1,25,000 वाला 80DD में है, ये डिपेंडेंट डिसेबल्ड के केस में। 80U, ठीक है, सीवियर डिसेबिलिटी 80% और मोर है, ये वाली चीज याद रखना, ठीक है, कि 1,25,000 का अगर 80% या उससे ऊपर है तब, अदरवाइज नहीं। ATDD भी क्या है, मेडिकल ट्रीटमेंट, इसको एक बार देख लेना, इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है। हाँ 80G जरूर देख लेना, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, 80G को अच्छे से देख लेना, इसकी कैलकुलेशन देख लेना, इसके 1-2 क्वेश्चंस देख लेना, ये हट गए हैं, ध्यान रखना। AA ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, अभी आपके लिए, ठीक है। ऑलमोस्ट सारे चैप्टर मैंने करा दिए हैं। अब थ्योरी चैप्टर्स का क्या करना है बेटा, थ्योरी चैप्टर अभी फिलहाल इधर उधर कहीं मत भागना, चुपचाप स्कैनर उठाना, उसमें जो थ्योरी के पीछे पीछे के क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको गो थ्रू कर लेना, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, बाकी जो मैंने कराए हैं इनको पॉइंट्स को देख लेना फटाफट। अगर समझ नहीं आ रहा है, दिक्कत हो रही है, क्लास चलाओ 2 की स्पीड में सुनो और 2-4 क्वेश्चन देख लो। क्लास चलाओ 2 की स्पीड में सुनो, 2-4 क्वेश्चन देख लो, ठीक है। अभी आपको ये करना है, और क्या करना है, अभी तो
देखिए सारे चैप्टर मैंने एक बार गो थ्रू करा दिए, जो जो आपको बताएं इनको एक बार कर लेना, और इनमें से कुछ भी स्किप आउट नहीं होना चाहिए। और जब क्वेश्चन पेपर आप लेने बैठोगे 15 मिनट का पूरा इस्तेमाल करना है, उन 15 मिनट को कृपा करके वेस्ट मत करना। 15 मिनट में क्वेश्चन को रीड करने की कोशिश करना, लास्ट मोमेंट तक क्वेश्चन को मत छोड़ना। एक एक नंबर वैलिड होता है, एक एक नंबर इंपॉर्टेंट होता है, आधा आधा नंबर भी इंपॉर्टेंट होता है। जिस पॉइंट में पूरा क्वेश्चन नहीं हो रहा कोई बात नहीं है, जितना समझ में आ रहा है, जो पॉइंट समझ में आ रहा है उसके बारे में पूरी बात लिखनी है। तुम प्लस कर रहे हो, माइनस कर रहे हो, व्हाटएवर यू आर डूइंग, जो भी कर रहे हो उसका रीजन जरूर देना है। सेक्शन नंबर लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। जिस भी क्वेश्चन को आप पिक कर रहे हो उसका रीजन आप जरूर दोगे। आगे पीछे चीजें आप कर सकते हो, रीजन आप अलग से वर्किंग नोट मत दो, उसके नीचे ही दे दो, तब भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। इससे ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, आतने में आपके लिए सफिशिएंट हो जाएगा, पास हो जाओगे। ठीक है, बाकी जीएसटी भी है 40 मार्क्स का, वो भी है, तो इससे ज्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं है। वहां पे भी आपको बहुत सारे मौके मिलेंगे, वहां पे भी आप चीजें करने के लिए एबल रहोगे। ओके, अब मुझे न्यूज आनी चाहिए कि मैम पेपर बहुत अच्छा हुआ और हम पास हो गए। ओके, बाय एवरीवन।